दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के बुक के पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 37 है और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक देखें हम तो आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग से आज हम संपूर्ण जानकारी या इससे पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न अब तक बने हुए हैं उन सभी पर पूरा डिटेल के साथ में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा? डी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य दोनों विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 342, डी अनुच्छेद 325। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 342। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ए लोकसभा द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी सी हम, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 3 कथन दिए हैं और कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर बताना है हमको। तो देखेंगे, कथन दिया गया है एक, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो यह हमारा राइट होगा। और नंबर 2 दिया गया है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तो यह भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय
मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद दे सकता है या दे सकते हैं, तो यह गलत होगा। तो यहाँ पर सही होगा हमारा 1 और 2 कथन सत्य है, यानी कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि का कार्यकाल या समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके समकक्ष होता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के, बी किसी राज्य के राज्यपाल के, सी लोकसभा अध्यक्ष के, डी राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वह चारों गलत हैं। तो यहाँ पर किसके समकक्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष होता है। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारे चारों ऑप्शन गलत होंगे। और ई वाला ऑप्शन इसे मान सकते हैं, ई ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड करके हमने बता दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो यहाँ पर इसके अगर सही उत्तर देखे जाएं तो हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति और डी वाला ऑप्शन, यानी कि बी और डी दोनों यहाँ पर सही हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से पद से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। तदनुसार उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, डी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ए मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, बी संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन, सी
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन। डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ए, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, बी, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, सी, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ए, लोकसभा का, बी, राज्यसभा का, सी, राष्ट्रपति का, डी, स्थानीय निकायों का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। ए, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। नंबर 2, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नंबर 3, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिर्फ नंबर 3 वाला सही है, बाकी यह 2 गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बचेगा हमारा डी, केवल 3। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि तथा आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। अन्य प्रसंगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ए, राष्ट्रपति, बी, संबंधित संसद, सी, निर्वाचन आयोग, डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इनके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह संसद
कि सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश की। बी. भारत के निर्वाचन आयोग की। सी. भारत के महान्यायवादी की। डी. लोकसभा के अध्यक्ष की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा भारत के निर्वाचन आयोग की। सी यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? ए. लोकसभा अध्यक्ष। बी. निर्वाचन आयोग। सी. उच्चतम न्यायालय। डी. महान्यायवादी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ है कि ए. मतदान बहुत कम हुआ। बी. बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। सी. निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। डी. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या है। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त यानी कि जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक है तो ऐसा संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। ए. भारत सरकार द्वारा। बी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सी. निर्वाचन आयोग द्वारा। डी. संसद द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ए. मूल अधिकार है। बी. नैसर्गिक अधिकार है। सी. संवैधानिक अधिकार है। डी. विधिक अधिकार है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ए. संवैधानिक अधिकार। बी. मूल अधिकार। सी. विधिक अधिकार। डी. इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन सा है? ए. मौलिक अधिकार। बी. संवैधानिक अधिकार। सी. प्राकृतिक अधिकार। डी. वैधानिक अधिकार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. वैधानिक अधिकार। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूँकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है अतः यह एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। ए 1987 के, बी 1988 के, सी 1989 के, डी 1990 के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1989 के। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ए 57वें संविधान संशोधन 1987, बी 60वें संशोधन 1988 से, सी 61वें संशोधन 1989 से, डी 65वें संविधान संशोधन 1990 से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 से। अगला क्वेश्चन दिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ए 63वें संशोधन द्वारा, बी 62वें संशोधन द्वारा, सी 61वें संशोधन द्वारा, डी 60वें संशोधन द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 61वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से, सी मतदाताओं की आयु घटाई जाने से, डी वित्तीय आपातकाल से। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326, डी अनुच्छेद 327। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। ए अनुच्छेद 326, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 323। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या बताई है। ए 23 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 18 वर्ष। पहले कितनी थी तो 21 वर्ष पहले थी, यानी कि बिफोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी है। ए 815, बी 613, सी 714, डी 903। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 714। अगला क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी समिति की समिति ने सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी। ए
राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की। बी, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की। सी, लोकसभा द्वारा या लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की। डी, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की असमर्थता पर प्रतिबंध की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों के अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोन की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से। बी, निर्वाचन सुधारों से। सी, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। डी, चकमा समस्या से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, निर्वाचन सुधारों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? ए, बहुमत के शासन को। बी, सरकार में अस्थिरता को। सी, सामान्य राजनीतिक सोच को। डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन, उस देश के आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। सी, पहला आए सब ले जाए यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति प्रचलित है। डी वाला ऑप्शन है राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? ए, M1, बी, Z1, सी, M3, डी, Z3, ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, M3। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? ए, 1982, बी, 1988, सी, 1989, डी, 1990। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, 1989। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? ए, डॉक्टर M.S. गिल, बी, N.B. लोहानी, सी, T.S. कृष्णमूर्ति, डी, बी, लिंगदेह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी होगा N.B. लोहानी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, यानी कि 2
कथन दिए गए हैं और उसके बाद में कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। पहला कथन दिया गया है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो बिल्कुल राइट है। दूसरा देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, तो यह भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ए R.M. निकम, बी S.K. बेदी, सी V.S. रमा देवी, डी G.D. दास। तो अभी जैसा कि हमने इस पिछले क्वेश्चन में देखा, भारत की पहली प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त V.S. रमा देवी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? ए 5 जून, बी 1 नवंबर, सी 25 जनवरी, डी 8 मार्च। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ए 15 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 15 फरवरी को, डी 25 फरवरी को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 25 जनवरी को। तो यहाँ पर आज की जितने भी हमारे चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए थे, उन सभी पर हमने चर्चा की। और जो प्रश्न आप आने वाले नहीं थे तो उनको आपने देखा होगा कि हमने बीच में ही उनको ब्रेक कर दिया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक की इस क्लास को देखा होगा और यह कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इन सभी के नीचे यहाँ पर सन दिया होगा, बस हमने यहाँ पर उनका सन लगाया नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पिछले वर्षों में पूछा नहीं गया है। तो आप लोगों ने इस पूरी क्लास को देखा होगा। आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेशन यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।